हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को राम राम, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं और आज एक बार फिर आप सब लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं आज की दिन भर की घटनाओं को लेकर के। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की राधे राधे के साथ। जय श्री कृष्णा। सभी मित्र मेरे प्यारे होंगे, अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सर्दी का पूरा आनंद अब धीरे धीरे ले रहे होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जो है वो उत्तरी भारत में ठंड जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। इस वजह से आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपका बिल्कुल भी समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। और हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उस करंट अफेयर्स के विभिन्न सवालों को लेकर आपसे चर्चा हो रही है। एक बार फिर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूं ऐसे बिंदुओं पर जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहे हैं। हालांकि कल भी मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई है, आज एक बार फिर मैं एक क्लास और प्रोवाइड करवा रहा हूं आप सबको। और आज ही मैं आपके लिए सूजस ई बुलेटिन की क्लास और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं और आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो निश्चिंत रहिए, लगातार हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आपके लिए बेहतर कुछ करने का और आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे करते रहिए, नए सुझाव भी दीजिए जो कुछ भी आपके पास है और अपने मित्रों तक भी मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। और दोस्तों को ये भी बताइए कि हमारी क्लास जो है वो अन्य क्लास से बेहतर है या नहीं। अगर अच्छी है तो आगे पहुंचाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के बिंदुओं के बारे में। आज 11 दिसंबर 2024 का दिन है। आप सब लोग इस बारे में परिचित हैं और दिन जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की किसी बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ विश्व और भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं और आज का पहला सवाल हमारे सामने क्या होगा जरा वो देखिएगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश जो है जिन्हें देश क्या करना पड़ा, अभी हाल ही में छोड़ना पड़ा। तो आपने अगर देखा है अफगानिस्तान, ईरान वाला इलाका, इजराइल वाला इलाका, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा इसके बारे में। अभी मैं मैप के माध्यम से भी आपको सारी बात समझा दूंगा। बशर अल असद जो है इनसे बारे में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें अपना देश क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान, ये वो देश हैं जो किसी न किसी प्रकार जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। हर मुद्दे को लेकर ये दिन प्रतिदिन आने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा चर्चा में रहने वाले देश हैं। इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों सीरिया। सीरिया के जो राष्ट्रपति थे पहले वो बशर अल असद थे। बशर अल असद से पहले इनके पिताजी यहां पर राष्ट्रपति थे। लेकिन आपको पता है शासक अगर जनता की बात को नहीं सुनेगा, शासक अगर जनता की बातों का ध्यान नहीं रखेगा, शासक अगर किसी भी प्रकार से तानाशाही शासन स्थापित करने की कोशिश करेगा तो जनता उसके खिलाफ क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। और यही कहां हुआ, सीरिया में। सीरिया में विद्रोह हो गया, यहां तक कि जनता भी विद्रोहियों के साथ थी और इनको सत्ता से हटाना चाहती थी। आखिरकार लंबे समय के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को क्या करना पड़ा, अपना जो क्षेत्र है उसको छोड़ना पड़ा। यानी बशर अल असद को राष्ट्रपति पद जो है वो अपना त्यागना पड़ा। इजराइल और लेबनान को लेकर हमेशा विवाद रहता है, ये आप लोग सब जानते हैं। इजराइल ने पिछले दिनों यहां पर एक हमास जो है, क्या है हमास, एक आतंकवादी संगठन, इसके अलावा हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, ये दो आतंकवादी संगठन है। इसका कमोबेश सफाया करने का प्रयास किसने किया है, इजराइल ने किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है, क्या है दमिश्क, यहां पर एक बड़ा विद्रोह और उस विद्रोह के बाद बशर अल असद को देश छोड़कर कहां भागना पड़ा, रोम भागना पड़ा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना सोवियत संघ जो रूस है उसके समय से ही ऐसा इस क्षेत्र में, रूस हालांकि स्थापित करना चाहता है शांति, लेकिन उसके बावजूद शांति कैसे स्थापित हो, क्योंकि इन्होंने जो अपनी तानाशाही दिखाई है वहां पर, उस तानाशाही से किसी न किसी प्रकार तो जनता एक दिन त्रस्त होती है। तो तानाशाही शासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है और एक न एक दिन जनता उसके खिलाफ क्या करती है, विद्रोह कर ही देती है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए कोई प्रयास हो या ना हो, लेकिन अब सीरिया में बशर अल असद जो है उनका शासन जो है वो जाता रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आपके साथ, यहां पर मैं मैप भी दिखा देता हूं आप लोगों को कि मैप के माध्यम से अगर मैं बात करूं आपसे
तो 1 मिनट का थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, मैं इसका प्रॉपर मैप आपके सामने रखने की प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैप आपको दिख जाए इसका तो अच्छा रहेगा, ताकि मैप के माध्यम से आपको अच्छी जानकारियां जो है वो इसकी मैं क्या कर सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। मैप बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैप के माध्यम से जो है वो तैयारी बड़ी अच्छी रहती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी प्रॉपर मिल पाएगी। अच्छा, कैंसिल कर दिया मैंने गलती से, एक बार फिर आ जा भाई। ठीक है, ये वाला मैप आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहां देखिएगा, इस पूरे क्षेत्र को मैं आपके सामने जूम करके दिखा सकता हूं। यहां पर सीरिया वाला इलाका जो है वो आपको एकदम मैप में क्लियर दिखेगा, देखो। ठीक है, यहां तक मैंने इसको जूम किया। अब देखो, यहाँ ये वाला पूरा भाग जो है वो सऊदी अरब का है, सऊदी अरब है। इधर आपका यूएई है, कतर है, कुवैत है, इराक है। अब ये आपका क्या है, सीरिया है। इस सीरिया की सीमा किस किस से लगती है वो देख लीजिए। एक तरफ इसकी सीमा लेबनान से लगती है, एक तरफ इसकी सीमा इजराइल से लगती है, एक तरफ इसकी सीमा जॉर्डन से लगती है, एक तरफ इराक से लगती है, और एक तरफ ये तुर्की से अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है मेरे दोस्तों। इधर आपका ये वाला पूरा भूमध्य सागर का भाग रह जाता है। तो सीरिया जो है, इसके चारों तरफ इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, और इधर अगर देखा जाए तो तुर्की है, और इधर वाली साइड जो पूरा इलाका है ये यहां तक इराक का भाग है, ये जॉर्डन है। तो इस वाले क्षेत्र में पड़ने वाले देशों के बीच में हमेशा तनाव रहता ही रहता है। रहने का कारण यह है कि यहां पर पूरा जो भाग है, यूरोप और हिंद महासागर के लिए जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर अधिकार जमाने के लिए, कभी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, इन सब के बीच में किसी न किसी प्रकार का विवाद रहता ही है। इस क्षेत्र में जल्दी से शांति स्थापित जो है वो हो नहीं पाती है। तो सीरिया आपको जरूर ध्यान रखना है, ये यहां से होता हुआ ये भाग जो है वो भूमध्य सागर से, लाल सागर से होता हुआ भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जो रास्ता है, अभी पिछले दिनों लाल सागर भी चर्चा में है। ये लाल सागर वाला पूरा क्षेत्र जो है वो बड़ी संख्या में यहां से आने वाले जो जहाज हैं, उन जहाजों को हिंद महासागर होते हुए यूरोप पहुंचने का जो मार्ग है वो इनको मिल जाता है। ठीक बात है सर। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, हाल ही में बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सेफ्टी फोर्स कह दीजिए, सीमा सुरक्षा बल हिंदी में इसका नाम है। क्या है, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल की अगर बातचीत की जाए तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ। बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ जहां जहां सीमा लगती है, चाहे वो आपका पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, इन राज्यों में सीमा की रक्षा करने का काम कौन करता है, बीएसएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर ये जो बीएसएफ है, इसका 60वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। और ये ध्यान रखना, यह है जो है वो किसके अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कहां, गृह मंत्रालय के अधीन। इसका जो कार्यक्रम है वो जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। जोधपुर कहां, राजस्थान में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इसके बाद मित्रों ध्यान रखना, जोधपुर राजस्थान में जो है वो गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। ये गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम में पधारे थे। इसके अलावा हमारे जोधपुर से आने वाले एक और मंत्री जो हैं वो कौन है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भी राजस्थान से आते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनको भी यहाँ पर क्या मिला है, इसमें जगह मिली है। तो यहाँ पर बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो कहां पर मनाया गया, जोधपुर में बनाया गया। 60वां स्थापना दिवस था, जिसको लेकर के लंबी चर्चाएं जो है वो चल रही थी। बीएसएफ को और भी कई जिम्मेदारियां सौंपने की बात अमित शाह ने इस कार्यक्रम के दौरान कही, और जो मार्च पास्ट निकाला गया, परेड की सलामी भी गृह मंत्री के द्वारा इस समय ली गई। अगला सवाल, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर गृह मंत्री ने निम्न में से किसके गठन करने की घोषणा की है। ये जो 60वां स्थापना दिवस है, इसके अवसर पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने निम्न में से ये घोषणा की कि बीएसएफ के लिए हम लोग जो है वो हमारी सीमा को और मजबूत करने के लिए इसका गठन करेंगे। किसका, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ड्रोन जो है उसके खतरे बहुत बढ़ रहे हैं। ड्रोन के क्या है, खतरे जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए ड्रोन को काबू करने के लिए, यानी क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो है वो अधिकतर मादक पदार्थों का
और इसके हथियारों का जो तस्करी है वो तस्करी भी किसके माध्यम से की जाती है, ड्रोन के माध्यम से की जाती है। तो ड्रोन पर काबू पाना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एंटी टेक यूनिट नहीं एंटी ड्रोन यूनिट का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। एंटी ड्रोन यूनिट जो इसका गठन किया जाएगा, एंटी मिसाइल यूनिट नहीं, एंटी ड्रिग्स यूनिट नहीं, तो एंटी ड्रोन यूनिट जो है ये गठन किया जाएगा। बीएसएफ का स्थापना दिवस जो है वो कहां पर, जोधपुर में मनाया गया, ये मैंने बात बता दी। बीएसएफ की स्थापना जो है जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस चीन के साथ हुए युद्ध के बाद में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। चीन के बाद हुए युद्ध के बाद बीएसएफ का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और भारत पाकिस्तान सीमा जो है, अब किसकी सीमा, भारत और पाक जो सीमा है, इस सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, बीएसएफ की है। और ये ध्यान रखना, इनमें एक ऊंट दस्ता भी क्या है, ऊंट दस्ता भी शामिल है, जो हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो परेड होती है दिल्ली में, उस परेड में भी दस्ता क्या करता है, भाग लेता है। चलिए अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना की शुरुआत कहां से की, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना जो है इसकी शुरुआत कहां से की, ये बताना है। तो देखिए अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने 9 तारीख को, कब, 9 दिसंबर याद रखना है 2024 को, एक तो राजस्थान, एक तो कहां पर, राजस्थान, और एक इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के अलावा कहां सा, हरियाणा जो है, इन 2 प्रदेशों का दौरा किया था। और आज आप लोगों को ध्यान रखना है, आज है गीता जयंती, तो आप सबको गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गीता कौन सी है, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं, जिसका ज्ञान जो है वो आज तक अजर अमर है। जिस समय भगवान कृष्ण ने दिया था उस समय से लेकर आज तक सब लोग उसका लोहा मानते हैं, और हिंदू धर्म में जो है उसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है वो गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा से क्या की गई है, शुरू की गई है, पानीपत हरियाणा से। आपको पता होगा इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान भी कहां से शुरू किया गया था, तो ये अभियान भी शुरू किया गया था मेरे दोस्तों यहां पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जोधपुर राजस्थान से नहीं, भोपाल मध्य प्रदेश से भी नहीं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से भी नहीं। यहां पर क्या किया गया, यहां मनाया गया था अभी हाल ही में बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस, 60वां स्थापना दिवस जो है यहां मनाया गया। तो इस बात को भी जरूर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। भोपाल की राजधानी, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो गोरखपुर के मठाधीश्वर हैं। यहां पर बीमा सखी योजना, बहुत ध्यान रखना, एलआईसी के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा योजना को शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को क्या करना है, बीमा के प्रति जागरूक भी करना, उनकी बीमा भी करनी है और उनको आत्मनिर्भर भी बनाना है। यानी ये योजना महिला सशक्तिकरण की योजना है। किसकी, महिला सशक्तिकरण की योजना है। ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो जिस प्रकार जो एसआई भर्ती के नौजवान थे उनने जैसा महिला सशक्तिकरण का जवाब दिया था, वैसा जवाब आपको नहीं देना है, आपको अच्छा जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, बीमा सखी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, ये बताइए। बीमा सखी योजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य है। पहला, यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा क्या की गई है, शुरू की गई, यानी एलआईसी द्वारा, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। प्रथम चरण में 35,000 महिलाओं को इससे जोड़ने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। गोल क्या है, 35,000 महिलाओं को इसका क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। हर गांव से 10वीं पास महिला को इसमें एजेंट बनाया जाएगा, यानी एलआईसी एजेंट अब आपके गांव गांव में घूमेंगे, आपकी एलआईसी करने वाले हैं। तो प्रत्येक गांव से 10वीं पास एक महिला को इस एलआईसी एजेंट बनाया जाएगा इस बीमा सखी योजना के तहत। इसका मतलब ये सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। तो सर क्या बीमा कंपनी जो है इनको एजेंट बनाएगी तो कुछ इनको मिलेगा भी क्या? जी हाँ, इनको पैसा भी मिलेगा। कितना मिलेगा उसकी बात अभी करेंगे। बीमा सखी योजना की शुरुआत कब की गई, 9 दिसंबर 2024 को। कहां से की गई, पानीपत हरियाणा से। पानीपत कहां से, हरियाणा से इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना। 35,000 महिलाओं को टारगेट किया गया है। 10वीं पास प्रत्येक गांव से एक महिला को एलआईसी एजेंट बनाया जाएगा। अगला सवाल सर, अगला है महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष इनमें से अभी हाल ही में किसे बनाया गया है।
ओम बिरला जी जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक बात है साहब। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ पर सीएम बने हैं। दो डिप्टी सीएम बनाए गए, एक तो अजीत पवार को, क्या इसको? अजीत पवार, शरद पवार नहीं है, अजीत पवार है। एक किसको बनाया गया? एक नाथ शिंदे को, एक नाथ शिंदे जो है उनको बनाया गया, शिंदे। ये शिवसेना पार्टी से संबंधित है। कौन सी सेना? शिवसेना। ये किन से? एनसीपी, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आप लोग कह सकते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। राहुल नार्वेकर, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जो है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? राजस्थान विधान सभा के क्या है साहब? अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है राहुल नार्वेकर जो हैं, इनको अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या कर लिया गया है? चुन लिया गया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव देखिए, जितने भी सदस्य विधानसभा में चुनकर आते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के बाद में यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। किसका? अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष बाकी बचे हुए सदस्यों को या बाद में आने वाले सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। अध्यक्ष के आ जाने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखना। इस अस्थायी अध्यक्ष का काम जो है वो अध्यक्ष के चुनाव के बाद समाप्त हो जाता है, यानी इसका पद जो है वो अस्थायी ही होता है। तो इसका ध्यान रखना, राहुल नार्वेकर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सर, अगला सवाल यहां लिखा है, बीमा सखी योजना में किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया जाएगा? एक बार फिर रिवाइज कर लो। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर को शुरू की गई 2024 को। कहां से शुरू की गई सर? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से उसे शुरू किया गया। ठीक बात है सर। इसके अंदर 35,000 महिलाओं को टारगेट किया गया है। हर गांव में एक LIC एजेंट महिला बनाई जाएगी जो कि क्या होगी? 10वीं पास होगी। 10वीं पास होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये महिला जो एजेंट बनेगी या जिनकी बीमा की जाएगी वो किस आयु वर्ग की महिला होगी? 18 से 70 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 21 से 80 वर्ष और 15 से 45 वर्ष। तो 18 से 70 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को टारगेट इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को टारगेट करके जो है वह योजना जो है वो आपके यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक बात है। अगला सवाल सर, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हो रहा है जहां पर भारत के शतरंज के युवा चैंपियन बनने की ओर अग्रसर हैं? तो यहाँ शतरंज का जन्मदाता भारत है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में सिंगापुर में किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है भाई? सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत में नहीं, इंडोनेशिया में भी नहीं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो आयोजित की जा रही है। और भारत की दयनीय स्थिति है इस ट्रॉफी के अंदर। भारत की दयनीय स्थिति है। डे नाइट टेस्ट सीरीज का आयोजन भारत के बीच में और इनके बीच में आयोजित किया जा रहा है। भारत को एक बार तो ऐसा धोया है ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि पूछो मत। एक दिन में 3 प्रकार के क्रिकेट मैच भारत ने हारे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। इंडोनेशिया द्वीपीय देश है, जकार्ता का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और इंडोनेशिया जाने की इच्छा भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इंडोनेशिया का क्षेत्र बहुत शानदार है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिंगापुर। सबसे अच्छी जगह और सबसे ज्यादा महंगी जगह जो है वो कौन सी है? सिंगापुर है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसको भी मैप के माध्यम से मैं दिखाने का पूरा प्रयास आप लोगों को कर देता हूं। यहां पर सर दिखा ही दो, प्रयास क्या करना है फिर दिखा देते हैं, चलो, है ना। यहां पर आपको मैप जो है वो दिखा देता हूं। मैप के माध्यम से दिखाना बड़ा अच्छा रहता है, बच्चों को याद होता है, लंबे समय तक याद रहता है। तो सिंगापुर के बारे में भी थोड़ी बात हो जाए तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा और आप भी शांत रहेंगे। यहां पर देखिए, अगर इस वाले इलाके की बातचीत की जाए, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात मैंने आपको कल परसों भी बताई थी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये वाला पूरा भाग जो है, यहां से लेकर म्यांमार से लेकर थाईलैंड से लेकर लाओस से लेकर वियतनाम, कंबोडिया, कंबोडिया के बारे में कल की क्लास में आपको बताया था, ठीक है। सिमबैक्स जो है इस अभ्यास का आयोजन जो है वो फर्स्ट वर्जन कहां पर? पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया, भारत और कंबोडिया की सेना के बीच में। इसके बाद यहाँ मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, ठीक है। तो इस वाले फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ये जो भाग है इसके बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है? सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर है, ये ध्यान रखना है।
तो सिंगापुर की स्थिति किसमें है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर है। दक्षिणी पूर्व एशिया जो है इसके अंदर इसकी स्थिति पड़ती है। और इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसे क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। आसियान में भारत आसियान का अंग नहीं है, ये जरूर ध्यान रख लेना। भारत जो है वो दक्षिणी एशिया का हिस्सा है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये जो देश हैं ये किस में आते हैं? दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। दक्षिण एशिया के अंदर इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक बात है सर, ये तो अच्छी बात है, हमें पता ही नहीं थी। हाँ जी, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? कल मैंने यूएनओ के बारे में पूरी बात बताई थी, ठीक है, एक बार फिर सुन लो। यूएनओ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को की गई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या की गई? स्थापना। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका क्या बन गया था? अंग बन गया था। इसके अंगों की अगर बातचीत की जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सचिवालय जो है वो इसका अंग है। दूसरा, यहां पर आम सभा के बारे में बताया था, आम सभा। उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ सुरक्षा परिषद एक बड़ा मुद्दा है। क्या है? सुरक्षा परिषद भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद में आपको बताया था मैंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। सामाजिक एवं क्या है? परिषद जो है वो भी ध्यान रखना, ये प्रमुख अंग है। इसमें सुरक्षा परिषद जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। इसमें टोटल 10 मेंबर जो है वो अस्थायी होते हैं, जो प्रति 2 वर्ष बाद क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं। 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं, जिसमें एक अमेरिका है आपका, एक आपका चीन है, एक आपका फ्रांस है, एक इसमें रूस है और एक आपका ब्रिटेन है। ये इसके अंदर क्या है? स्थायी सदस्य हैं। इनका प्रति 2 वर्ष बाद क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका 9 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक बात है सर, ये बातें हमें समझ में आ रही है। सचिवालय जो है वो सचिवालय प्रमुख होता है। इस सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसे महासचिव कहा जाता है। और यूएनओ के महासचिव वर्तमान के अंदर कौन है? तो आपको पता होगा, पुर्तगाल के व्यक्ति हैं। ठीक है, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके महासचिव हैं। तो अभी हाल ही में इसी यूएनओ के द्वारा अलग अलग संगठन जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, तो इन सब संगठनों की जो मुख्य देखरेख संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाती है। ऐसा ही एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स आयोग, ठीक है, ये भी यूएनओ के अंदर आता है। तो इसी की अध्यक्षता करने का मौका भारत को पहली बार मिला है। किसको मिला? पहली बार भारत को मौका मिला। तो इसका सही जवाब जो है वो भारत होगा, जापान नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। चलिए सर अगला सवाल बताइए आप। तो अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। और हरियाणा के अंदर कौन सी जगह पर? सर, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। हरियाणा में आपको पता है अभी हाल ही में सैनी जी जो है वो क्या बने हैं? यहाँ के सीएम बने हैं। और इनकी देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आज शायद इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्या करने वाले हैं? शरीक करने वाले हैं। तो पानीपत से क्या किया गया अभी हाल ही में? सखी योजना जो है, सखी बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना यहां से शुरू की गई है 9 दिसंबर की तारीख को। कुरुक्षेत्र इसका सही जवाब होगा, चंडीगढ़ नहीं, पंचकुला हरियाणा भी नहीं। तो गीता का ज्ञान आपको याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी धर्म की बढ़ोतरी होती है तब तब भगवान खुद इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। और जो भी ऐसा करने वाले हैं उन सबको क्या करते हैं? अपने अपने कर्तव्य तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य भवन का शिलान्यास किया। और ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो मैंने बताया अभी हाल ही में बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य भवन का शिलान्यास किया है, वो किया गया हरियाणा के अंदर। कहां पर? हरियाणा का जब दौरा किया इन्होंने तो हरियाणा के अंदर किया गया। तो हरियाणा के करनाल जो है यहां पर एक बागवानी विश्वविद्यालय बन रहा है। उस बागवानी विश्वविद्यालय का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। जोधपुर राजस्थान में नहीं, बीकानेर राजस्थान में भी नहीं, अमृतसर पंजाब में भी नहीं, करनाल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। करनाल के अंदर ऐसा किया गया है। ठीक बात है सर, ये बाकी सारी बातें आप लोग जानते हैं। पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा में अभी हाल ही में जो है वो सैनी जी की सरकार बनी है।
उससे पहले राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार बन चुकी है, और उससे पहले पंजाब के अंदर आपको सारी पता ही है, भगवंत मान साहब की सरकार है। ठीक है, पंजाब में कौन है? भगवंत मान है। ठीक है, हरियाणा में कौन है? सैनी है। और राजस्थान के अंदर कौन है? भजन लाल जी सैनी साहब है, भजन लाल सैनी साहब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां पर जो आया है वो ये है कि मनामा डायलॉग का आयोजन कहां किया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने क्या किया है? भाग लिया है। तो ये है, आपसे पूछा जा रहा है मनामा डायलॉग क्या है, इसका आयोजन कहां किया गया जिसमें भारतीय विदेश मंत्री जो है वो भाग ले रहे हैं। तो भारत, इजराइल और ब्रिटेन, भारत के जो हमारे गृह मंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री, ठीक है, कौन से मंत्री? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री जो है वो एस जयशंकर साहब हैं, एस जयशंकर साहब हैं। और इन एस जयशंकर जी के निर्देशन में ही यहां पर जो है इस मनामा डायलॉग के अंदर भाग लिया गया। और इन्होंने अभी हाल ही में इजराइल जैसे देशों के बीच में, इजराइल और लेबनान, इजराइल, लेबनान, ठीक है, फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन, इसके अलावा मेरे दोस्तों अभी हाल ही में सीरिया में जो कुछ भी चल रहा है, इन सब समस्याओं को लेकर के एस जयशंकर ने इस मनामा डायलॉग के अंदर जो है वो अपनी चिंता व्यक्त की है कि अगर ऐसी स्थितियां देशों के बीच में रही तो बहुत खतरनाक है, इनमें धीरे धीरे क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। तो मनामा डायलॉग में विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या किया? भाग लिया। इजराइल, ब्रिटेन और भारत जो है इसमें मनामा डायलॉग का आयोजन बहरीन के अंदर किया गया अभी हाल ही में। अगला सवाल, आईएमएस तुसील का संबंध किस देश से है जिसके कमीशनिंग कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री ने क्या किया? भाग लिया। यानी भारत ने आईएनएस तुसील जो है वो एक बड़ा जहाज है, युद्धपोत कह दीजिए, इसको किस देश से खरीदा है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लिख दिया, जर्मनी और जापान। तो यहां इंडोनेशिया नहीं, एक जगह इसमें कर लीजिएगा आप लोग, क्या है? रूस। तो रूस कौन पहुंचे हैं? ठीक है, रूस के मॉस्को जो है, मॉस्को, यहां मॉस्को में पहुंच गए हैं कौन? आपके भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हैं और राजनाथ सिंह ने इस आईएनएस तुसील के जो कमीशनिंग का कार्यक्रम है उसमें क्या कर लिया है? भाग लिया है। यानी एक युद्धपोत कह दीजिए, युद्धपोत कह दीजिए इसे, ये किसने खरीदा है? भारत ने खरीदा है, और जिसका नाम है आईएनएस तुसील। जरूर याद रखिएगा आईएनएस तुसील क्या है, या आईएनएस तुसील के संदर्भ में कोई ना कोई सवाल आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी इसकी कमीशनिंग जो है वो रूस से की गई है, क्योंकि ये हमने रूस से खरीदा है, इसलिए उसके कमीशनिंग के वक्त जो है वो भारत के रक्षा मंत्री जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों, क्या है? यहाँ लिखा है 2029 में आयोजित होने वाला महाकुंभ, 24 है भैया, 29 नहीं है, गलती से छप गया है। 2024 जो है इसमें जो महाकुंभ का आयोजन होगा वो कहां होगा? तो देखिए 12 वर्ष बाद जो है, 12 वर्ष बाद जो कुंभ आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। और इसका अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है, जो कि 4 स्थान फेमस है जहां पर इसका आयोजन होता है। वो 4 स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यानी बदल बदल कर इन चारों स्थानों पर इसका आयोजन होता है, जैसे प्रयाग में, फिर हरिद्वार में, फिर उज्जैन में, और फिर कहां पर? नासिक में। तो ये चारों जो हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस बार इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज आपको पता है बदल कर नाम कर दिया गया है किसका? इलाहाबाद का। तो आप सभी इन बिंदुओं पर जरूर क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। उज्जैन के महाकाल की नगरी कहा जाता है। उज्जैन क्या है? महाकाल की नगरी है। कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और नासिक कहां पर है? नासिक तो आप सब लोग जानते होंगे, नासिक के आपने अनार सबने खाए होंगे, इधर का आपने अंगूर भी खाया होगा। ये है महाराष्ट्र के अंदर। क्या है? महाराष्ट्र के अंदर। ये दोनों जो जगह है वो कहां पर है साहब? यूपी में है। तो इस बार का प्रयागराज का दर्शन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, आप सभी के साथ हमने इन सवालों की चर्चा की है। मैं एक बार वापस, आप कहते हो तो मैं एक बार वापस आप सबके सामने इनको क्या कर देता हूं, थोड़ा रिपीट कर देता हूं, है ना? तो आपका मन जो है वो भी हल्का हो जाएगा थोड़ा, और सारे सवाल आपके स्क्रीन पर एक एक करके आते जाएंगे। चलिए मित्रों, दोबारा से देख लीजिए जितनी बात मैंने आपको पढ़ाई है, हमारा करंट अफेयर्स है, आपको कई बार बता दिया है ये सारी बातें। उसके बाद देखिए अगली बात है, बशर अल असद जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति थे, जिनको क्या करना पड़ा है? अपना स्थान जो है वो छोड़ना पड़ा है, और भागकर कहां पहुंच गए? रूस के पास पहुंच गए। इसके बाद में बशर अल असद के बाद में मैंने आपको बताया है ये स्थिति जो सीरिया की थी, किन किन देशों के साथ ये सीमा बनाता है?
उसके बाद बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में जोधपुर में मनाया गया। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री ने कहा कि एंटी ड्रोन यूनिट की भी क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। इसके बाद अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो है बीमा सखी योजना जो है 9 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत हरियाणा से की गई है। इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी वहां से की गई थी। इसके बाद इस योजना के अंदर एलआईसी जो है वो एजेंट बनाएगी। महिलाओं को जो 10वीं पास होगी 35,000 महिलाओं को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को बनाया गया है। इसके बाद मित्रों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो था वो है बीमा सखी योजना में 18 से 70 वर्ष तक की महिलाओं को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर के अंदर किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमने बातचीत की थी संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स आयोग की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। भारत यानी इस आयोग की अध्यक्षता करने वाला देश बन चुका है और भारत ये पहली बार करने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक बात है सर, कुरुक्षेत्र हरियाणा हमको पता चल गया। फिर मैंने बताया है बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य भवन का शिलान्यास कहां पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो करनाल हरियाणा से किया गया। इसके बाद में मनामा डायलॉग का आयोजन अभी हाल ही में बहरीन में किया गया, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कर दिया, भाग लिया। तो इसके बाद और क्या है सर, इसके बाद अगला है आईएमएस तुशील जो है एक युद्धपोत है जिसको भारत ने रूस से खरीदा है। तो इसके जलावतरण या फिर कमीशनिंग के कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। और प्रयाग में 2024 के अंदर जो 12 वर्ष से आयोजित होने वाला महाकुंभ है उसका आयोजन प्रयाग में किया जाएगा। आप सबको उसमें भाग लेकर अपने आप को पवित्र बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अपने लक्ष्य पर नजरें रखिए। लक्ष्य पर नजरें रखिए तो सब पर नजरें हो जाएगी और आपका प्रयाग अपने घर में ही आ जाएगा। तो मित्रों आप तैयारी को बेहतर करते रहिए, सुझाव जरूर दीजिए, वो आपकी तरफ से बहुत कम आ रहे हैं। आपके सुझाव ही मेरे लिए आगे बढ़ने का, आपके लिए बेहतर कुछ करने का एकमात्र रास्ता है। तो आपको इस क्लास को देखकर कैसा लगा, अपने अनुभव जरूर साझा करिए ताकि मैं और बेहतर करने का प्रयास करूं आपके लिए। खबरें लगातार आती रहेगी। आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स भी मैं आज प्रोवाइड कराऊंगा 100%। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम।